जल्दी से नोटबुक और पेन निकालिए और फटाफट से 118 एलिमेंट्स का लिस्ट बनाइए। सबका आपको नाम लिखना है और सारे के सारे एलिमेंट्स की आपको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज लिखनी है। क्या हुआ, डर गए? डरने की बात नहीं है, मैं मजाक कर रही थी। तो आज की क्लास में हम इसी चीज को इजी बनाने वाले हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। मैं हूं आपकी अपनी भारती मैम और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये चैप्टर छुटकू सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। बट इस चैप्टर से सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। ठीक है, जब आप मॉल जाते हो तो आपने नोट किया होगा कि जो फूड का सेक्शन है वो अलग होता है। अगर आपको फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेनी है तो उसका अलग सेक्शन होता है। अगर आपको कपड़े खरीदने हैं तो वो अलग सेक्शन में रखे होते हैं और जो फुटवेयर्स हैं वो अलग सेक्शन में होते हैं। ऐसा क्यों होता है? और इवन जो फूड का सेक्शन है उसमें भी अगर आपको चिप्स लेने हैं तो वो एरिया अलग रहता है जहां पे सारे स्नैक्स रखे होते हैं। और अगर आपको नूडल्स मैगी खरीदनी है तो उसका सेक्शन अलग होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि नूडल्स और जो चिप्स हैं वो एक जगह पे रखे हुए हैं। तो ये क्लासिफिकेशन ही तो है। तो ये क्यों क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, इससे क्या हेल्प होगी? अगर सोचो, आप कपड़े खरीदने मॉल में जाते हैं, आपको कपड़ों के सेक्शन में कपड़ों की जगह पे बीच बीच में क्या रखा हुआ मिलता है? चिप्स, टोमेटो केचप। तो उससे क्या होगा? आप इरिटेट हो जाएंगे क्योंकि आप कपड़े लेने आए थे और आप क्या देखने लगे? आप चिप्स देखने लग गए हैं। तो इससे क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन से हमारा टाइम सेव होता है, हमारी एनर्जी सेव होती है। क्लासिफिकेशन से चीजें आसान हो जाती हैं। तो इसी वजह से हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 94 एलिमेंट्स हमारे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं और बाकी के एलिमेंट्स हमारे मैन मेड एलिमेंट्स हैं। अब इन सारे एलिमेंट्स को अगर हमें एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी अगर हमें पढ़नी पड़े, एक एक एलिमेंट का अगर हमें केमिस्ट्री सीखनी पड़े, उसकी रिएक्शंस देखनी पड़े, तो बहुत टफ हो जाएगा। तो इसी चीज को आसान बनाने के लिए साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का सोचा। तो सबसे पहले एलिमेंट की दो कैटेगरीज बनाई गई, पहला था मेटल्स और दूसरी थी नॉन मेटल्स। बट क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन था इतना स्पेसिफिक नहीं था, इससे ज्यादा हेल्प हो नहीं पा रही थी, तो इसी वजह से साइंटिस्ट ने इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा और स्पेसिफाई करने का सोचा। सबसे पहले हमारे पास आए डोबेनियर साहब। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 3 एलिमेंट्स को एक ग्रुप के अंदर रखा, इसी वजह से उसको कहा जाता है डोबेनियर ट्राइड्स। उसके बाद हमारे आए न्यूलैंड साहब। वो थे अब संगीत प्रेमी। उन्होंने केमिस्ट्री के अंदर म्यूजिक को घुसा दिया और म्यूजिक की हेल्प से, म्यूजिकल नोट्स की हेल्प से उन्होंने क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को। उसके बाद हमारे आते हैं मेंडलीव। मेंडलीव का नाम तो आपने पहले सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया था। उन्होंने अपने टाइम में 63 एलिमेंट्स को अरेंज करके दिखाया था, क्लासिफाई करके दिखाया था। अब डोबेनियर, न्यूलैंड और मेंडलीव, इन तीनों ने ही अपनी पीरियोडिक टेबल को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया। तीनों में ही थोड़ी थोड़ी कुछ गड़बड़ आ रही थी। तो इसी वजह से अब एंट्री लेते हैं हमारे मूवी के हीरो, जो है हेनरी मोजले। उन्होंने हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी, जिस टेबल को हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। उस टेबल को किसने बनाया था? हेनरी मोजले ने बनाया था। अब इस चैप्टर को हम थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले कवर करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके सारे ट्रेंड्स पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम जंप करेंगे डोबेनियर ट्राइड्स पे, देन न्यूलैंड, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मेंडलीव क्लासिफिकेशन। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 18 वर्टिकल कॉलम्स के अंदर डिवाइड किया गया एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर डिवाइड किया। जो हमारे वर्टिकल कॉलम्स थे उसको कहा गया ग्रुप्स एंड जो हमारी हॉरिजॉन्टल रोज थी उन्हें कहा गया पीरियड्स। तो एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 हमारे ग्रुप्स होते हैं और 7 क्या होते हैं? पीरियड्स होते हैं। हमारी पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया गया। जिस तरीके से एक सोसाइटी के अंदर ब्लॉक्स होते हैं, जैसे ए ब्लॉक, ई ब्लॉक, बी ब्लॉक, उसी तरीके से हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी ब्लॉक्स हैं, जैसे कि एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड जो पीरियोडिक टेबल के अंदर नीचे एलिमेंट्स रखे हुए होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कलेक्टिवली कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर हमारी मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आ जाती हैं। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि ये दोनों ब्लॉक हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे आपकी क्लास में एक मॉनिटर होता है, वो एक मॉनिटर आपकी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है किसी भी फंक्शन में या किसी भी जगह पे। तो इसी तरीके से हमारी पीरियोडिक टेबल का मॉनिटर कौन है? कौन रिप्रेजेंट करता है? एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक कलेक्टिवली। अब जो एस ब्लॉक होता है हमारा, उसके अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 को क्या कहा जाता है? एल्कली मेटल्स। एल्कली का क्या मतलब होता है मैम? एल्कली का मतलब होता है बेसिक इन नेचर, यानी कि यहाँ पे इस तरीके के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जो कि क्या होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। सेकेंड ग्रुप, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्कली अर्थ मेटल्स। ये भी है तो एल्कली, बट अर्थ क्यों लगाया?
इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे ग्रुप 2 में एलिमेंट्स आते हैं वो सभी के सभी अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं और कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। इसी वजह से क्या कहा गया इन्हें, एल्कली अर्थ मेटल्स कहा गया। अब हम बात करते हैं हमारे डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। बताऊंगी क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, टेंशन की बात नहीं है। डी ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक के सारे एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में सारी मेटल्स प्रेजेंट होती हैं और हमारे लेफ्ट साइड में नॉन मेटल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो मेटल टू नॉन मेटल का ट्रांजिशन आता है, मेटल से नॉन मेटल का जो ट्रांजिशन आता है, ये कहां से होकर गुजरता है, डी ब्लॉक से होकर गुजरता है। इसी वजह से हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और जो हमारा पी ब्लॉक होता है उसके अंदर जो 13th ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं, बोरोन फैमिली बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि 13th ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, बोरोन है। अब हमारी बारी आती है ग्रुप नंबर 14 की। ग्रुप नंबर 14 को हम बोलते हैं कार्बन फैमिली, ग्रुप नंबर 15 को बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, एंड ग्रुप नंबर 16 को क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन फैमिली। और इसके अलावा इसका एक और नाम भी होता है, इसको क्या बोलते हैं, कैल्कोजेंस बोलते हैं। कैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं मैम, क्योंकि जो ग्रुप नंबर हमारा 16 है उसके वो सारे के सारे ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर हमारी बारी आती है ग्रुप नंबर 17 की। ग्रुप नंबर 17 को बोला जाता है हेलोजेंस। फिर बारी आती है ग्रुप नंबर 18 की। ग्रुप नंबर 18 को हम बोलते हैं नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्रुप नंबर 18 के अंदर ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो किसी से कंबाइन नहीं करते, उनको किसी से लेना देना नहीं है, क्योंकि वो खुद में ही स्टेबल है, क्योंकि उन सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। अगर आपको ये याद होगा कि कोई स्पेसिफिक एलिमेंट कौन से ग्रुप में आ रहा है, तो आप चुटकियों में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में प्रॉमिस किया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आफ्टर स्टडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 1 के अंदर प्रेजेंट है तो उसके अंदर कितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 2 के अंदर प्रेजेंट है तो उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर कोई एलिमेंट हमारा ग्रुप नंबर 13 के अंदर प्रेजेंट है तो उसके आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 13 नहीं 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रुप नंबर 14 के सारे एलिमेंट्स के अंदर आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर बारी आती है ग्रुप नंबर 15 की। ग्रुप नंबर 15 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन सबके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रुप नंबर 16 के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रुप नंबर 17 के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ग्रुप नंबर 18 में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर होंगे वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। इसी वजह से उनको क्या कहा गया है, इनर्ट। इनर्ट का क्या मतलब होता है, जो किसी से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, जो स्टेबल होते हैं। अब स्टेबल क्यों है, क्योंकि उनका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट है। चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी, हेनरी मोजले ने दी थी। ये क्या करते थे, काफी मौज में रहते थे, इसी वजह से हेनरी मोजले, ठीक है, नाम इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसका। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रा के ऊपर काम किया और कुछ ग्राफ्स डिराइव किए थे। अब ये जो ग्राफ्स थे वो तो हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ लेंगे, बट अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि इन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रा के ऊपर काम किया और हमें एक लॉ दिया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन फटाफट से। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी कि इन्होंने जो अपनी टेबल दी थी वो किसके अकॉर्डिंग थी, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग थी। इन्होंने जिस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया था, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसी वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि एटॉमिक नंबर, सिंपल। तो ये है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस टेबल को बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यही है वो टेबल जिसको हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आगे मूव करने से पहले हम सारी पीरियोडिक टेबल को लर्न करेंगे। अब आप कहोगे मैम कंप्लीट टेबल लर्न कराओगे, टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको सारे के सारे एलिमेंट्स को किस तरीके से लर्न करना है उसकी ट्रिक्स बताने वाली हूं। बहुत इजीली आपको इसी क्लास के अंदर पूरी पीरियोडिक टेबल लर्न हो जाएगी। वैसे तो क्लास 10th के लिए सिर्फ एस ब्लॉक और जो पी ब्लॉक है वही लर्न करना इनफ रहेगा। अगर आपको एलिमेंट्स याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको इस चैप्टर के अंदर फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर प्रॉब्लम आने वाली है, आपको ये चैप्टर टफ भी लगेगा।
जबकि अगर आपको एलिमेंट्स लर्न है तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या होता है, एस ब्लॉक। ओके, दिस इज डी ब्लॉक, ये हमारा क्या है, पी ब्लॉक है। यहां से लेके यहां तक कंप्लीट हमारा क्या होता है, पी ब्लॉक होता है। और ये जो एलिमेंट्स नीचे रखे हुए हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले एस ब्लॉक को हम लर्न करने वाले हैं। एस ब्लॉक के अंदर हमको सीरीज में लर्न करना है, ऊपर से नीचे तक हमको सारे एलिमेंट्स लर्न करने हैं। अब एस ब्लॉक के अंदर हम ग्रुप नंबर 1 को लर्न करेंगे। हमें ऊपर से लेके नीचे तक सीरीज में एलिमेंट्स लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको न्यूमेरिक्स लिखवाऊंगी। तो सबसे पहले ग्रुप 1 के लिए देखते हैं किस तरीके से हम याद करेंगे। देखो, हलीना की रब से फरियाद। हलीना नाम की एक गर्ल थी, उसको टर्म 2 एग्जाम में टॉप करने के लिए क्या करना था, भगवान से प्रेयर करना था। पढ़ना तो होता ही है, बट वो फिर भी क्या कर रही थी, भगवान से प्रेयर कर रही थी कि भगवान प्लीज मेरे मार्क्स अच्छे आ जाए, क्योंकि टर्म 1 मेरा इतना अच्छा नहीं गया। हलीना की रब से फरियाद कैसे लिखा हमने इसको, देखो, हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम, ये क्या बन गया हमारा, हलीना। के से क्या आया, की, रब से फरियाद। तो इस तरीके से आपको ग्रुप नंबर 1 लर्न करना है। अब हम देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए न्यूमेरिक। बेटा मांगे कार। कौन सी कार पसंद है आपको, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना मुझे। बेटा मांगे कार सेंट्रो। बाप मतलब पापा, ठीक है। राजी मतलब हैप्पी, ठीक है। तो बेटे ने क्या मांगा, सेंट्रो कार मांगी, तो पापा बहुत खुश थे, बाप क्या था, बहुत राजी थे, ठीक है। तो बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप राजी, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स याद रखने हैं। अब सिर्फ न्यूमेरिक याद मत रख लेना, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, Ca फॉर कैल्शियम। आपको सिंबल्स और उसके एलिमेंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। स्ट्रोंशियम, Sr फॉर स्ट्रोंशियम, Ba फॉर बैरियम, Ra फॉर रेडियम। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट, ये है हमारा पी ब्लॉक। अब मैंने आपको क्या बताया कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को इकट्ठे हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। इसी वजह से आपको क्लास 10th के अंदर सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स लर्न करने हैं। तो ये हमारा कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 13, ये है 14, फिर आता है 15, 16, 17 एंड 18। तो हमारे पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक के एलिमेंट्स होते हैं। तो हमारा जो 13th ग्रुप है उसका न्यूमेरिक सबसे पहले हम लिखेंगे। क्या लिखोगे, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। जब आप मार्केट जाते हो सब्जी लेने अपनी मम्मी के साथ तो क्या करते हो, थैले के अंदर लेके आते हो ना। कौन से थैले के अंदर लेके आते हो, पेपर बैग के अंदर, कभी भी पॉलीथीन नहीं लेना है, ठीक है। तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, बी फॉर बोरोन, यानी कि हमारा न्यूमेरिक में क्या बना, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो लास्ट वाले एलिमेंट्स है ना, इसको मैं कंसिडर नहीं कर रही हूं, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे मैन मेड एलिमेंट्स है, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स नहीं है। तो इनका खास यूज हमें है नहीं, इस वजह से इसको हम नहीं याद करने वाले हैं, क्योंकि कोई यूज नहीं है तो क्यों पढ़े हम, ठीक है। तो इसको देखो, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बी फॉर बोरोन, Al फॉर एल्यूमिनियम, Ga फॉर गैलियम, In फॉर इंडियम एंड Tl फॉर थैलियम। इस तरीके से याद रखना है। फिर आता है हमारा ग्रुप नंबर 14। सबसे पहले क्या आता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn फॉर टिन। ये जो एलिमेंट है इसके अंदर काफी बार कंफ्यूजन हो जाती है। Sn क्या होता है, टिन। Pb का मतलब क्या होता है, लेड, ठीक है। अब देखो इसका जो न्यूमेरिक होगा वो क्या है हमारे पास,
कहे शिव जी सुने पार्वती। पार्वती माता, शिव जी कुछ कह रहे हैं पार्वती को और पार्वती जी बहुत अच्छे से उनकी बात को सुन रही है। ठीक है, लिखो। कहे को इस तरीके से हम लिखेंगे, कहे शिव जी, शिव जी, ठीक है, सुने पार्वती। इस तरीके से हम इसका न्यूमेरिक को लर्न करेंगे। अब हमें देखना है हमारा ग्रुप नंबर 15। तो ग्रुप नंबर 15 को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फैमिली। क्यों? क्योंकि हमारा फर्स्ट एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बाद क्या आता है हमारा? फॉस्फोरस, फिर आता है हमारा आर्सेनिक। अब आर्सेनिक के सिंबल में भी आपको कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है? AS। ठीक है, फिर हमारा आता है एंटीमनी, जिसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखते हैं? SB। फिर आता है हमारा बिस्मुथ, ठीक है, BI फॉर बिस्मुथ। इसके लिए न्यूमेरिक क्या होगा? नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। ठीक है, नाना, पाटेकर, सब बीमार। सब क्या हो गए? बीमार। सबको क्या हो गया? कोल्ड हो गया। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं हमारा ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 को हम ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद क्या आता है? सल्फर आता है, फिर आता है सेलेनियम, देन टेलोरियम, फिर आता है पोलोनियम। तो इसका जो न्यूमेरिक है वो लिख लेते हैं उस से टेपो, यानी कि चीटिंग करो। ठीक है, एक बच्चा है वो क्या बोल रहा है दूसरे को कि उससे टेप लो, उससे जाके चीटिंग कर लो। अब मुझे सच सच बताना, कोविड में जो आपके ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे उसमें किस किस ने टेपा था और किससे टेपा था? आई एम श्योर आपने गूगल से जरूर टेपा होगा। तो टेपना नहीं है, पढ़ाई करनी है, खुद से पेपर देना है। तो उस से टेपो। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 को हम बोलते हैं हेलोजन्स, हेलोजन फैमिली। तो यहां पे जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा वो क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। फिर आता है हमारा एस्टेटीन। अब एस्टेटीन के जो सिंबल है उसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, AT और AS। AT और AS में काफी बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो इसको थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपनी किताब के अंदर, बुक के अंदर हाईलाइट करके रखना कि इसके अंदर कंफ्यूजन हो सकती है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसके लिए हमारा जो न्यूमेरिक है वो क्या है? फालतू चाइनीज बिरयानी इंडिया आई। आप नोट डाउन कर सकते हो, फालतू चाइनीज बिरयानी इंडिया आई। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। फिर आते हैं हमारे नोबल गैसेस, जिसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो यहां पे सबसे पहले हमारा क्या आता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन एंड रेडोन। तो इसका न्यूमेरिक क्या होगा? हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। ठीक है, यहां पे जो के वर्ड लग रहा है उसको पोटेशियम मत समझना, वो जो के वर्ड है वो सेंटेंस को जोड़ने के लिए लगाया गया है। देखो, हीना, नीना और करीना, करीना के, जो के वर्ड है ये सेंटेंस को जोड़ रहा है। एक्सरे रंगीन, कैसे कैसे एक्सरे लिए उन्होंने? रंगीन, यानी कि कलर्ड एक्सरे लिया है ताकि बहुत अच्छे से उनका फ्रैक्चर ऑफ बोन दिख पाए। तो ये थे हमारे न्यूमेरिक्स, आपको बहुत अच्छे से इनको लर्न करना है। अगर याद नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, फिर मुझे मत बोलना कि मैम क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हुआ। तो सबसे पहले आपको इन सारे के सारे एलिमेंट्स को लर्न करना होगा सीरीज में। एलिमेंट का नाम भी पता होना चाहिए, सिंबल भी पता होना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं भाई, उनको न्यूमेरिक तो याद है, ठीक है, और एलिमेंट भूल जाते हैं कौन सा था। तो आपको सिंबल भी याद होना चाहिए और एलिमेंट का नाम भी याद होना चाहिए। फिर आता है हमारा डी ब्लॉक। वैसे तो आपके डी ब्लॉक का ऐसा कोई रोल नहीं है फिलहाल के लिए, आपको नहीं पढ़ना है, बट फिर भी जो फर्स्ट सीरीज है हमारा फ्रॉम 21 to 30 आपको ये याद होना चाहिए। इस वजह से इसको याद करने का मैं न्यूमेरिक आपको लिखवा देती हूँ।
अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या आता है हमारा स्कैंडियम, फिर आता है टाइटेनियम, फिर आता है वेरिडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ठीक है, इसको मैग्नीशियम के साथ कंफ्यूज नहीं करना, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। तो इसको याद कैसे करना है, देखो सचिन तेंदुलकर वेरी क्रूअल मैन, ठीक है। फिरोज कोटला ने कप जिताया, कौन सा वाला कप जिताया उन्होंने, वर्ल्ड कप का कप जिताया, जो कुछ इस तरीके का दिखता है ना, हमारा वर्ल्ड कप का कप किसने जिताया, फिरोज कोटला ने जिताया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 1 to 30 एलिमेंट्स भी याद होने चाहिए। 1 to 20 आपने क्लास 9th में याद किए हैं, आपको 21 to 30 एलिमेंट्स भी याद होने चाहिए, और बाकी इसके अलावा एस ब्लॉक पूरा याद होना चाहिए और पी ब्लॉक पूरा याद होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं, ये है हमारा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को हम पढ़ेंगे क्लास 12th के अंदर। तो वैसे तो इसके भी काफी सारे न्यूमेरिक्स है, बट आपको अभी के लिए नहीं पढ़ना है। हम आगे देखते हैं इसके। अब एक क्विक रिवीजन के लिए हम ये देख लेते हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक के सारे एलिमेंट्स, एंड इसके साथ ग्रुप नंबर 1 and 2, यानी कि शॉर्ट में क्या कह सकते हैं कि एस ब्लॉक एंड हमारा पी ब्लॉक। फिर हम देखेंगे हमारे एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स के अंदर क्या आता है, ग्रुप नंबर 1 आता है। एल्कली अर्थ मेटल्स के अंदर हमारा ग्रुप नंबर 2 आता है। फिर ग्रुप नंबर जो 13 होता है, क्योंकि उसका फर्स्ट एलिमेंट बोरोन होता है, इसी वजह से उसको क्या कहते हैं हम, बोरोन फैमिली कहते हैं। फिर आता है हमारा कार्बन फैमिली, किसको बोलते हैं हम, ग्रुप नंबर 14 को बोलते हैं। फिर आता है नाइट्रोजन फैमिली, और इन्हीं को भी क्या, इनको और क्या बोला जाता है, निकोजेंस कहा जाता है। नाइट्रोजन फैमिली क्यों कहा, क्योंकि नाइट्रोजन फर्स्ट एलिमेंट था। अब ये कौन से ग्रुप में आता है, हमारा कौन सा ग्रुप होता है, 15th ग्रुप होता है। फिर बारी आती है हमारे ग्रुप नंबर 17 की। ग्रुप नंबर 17 को हम क्या बोलते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं। इस चीज को करेक्ट कर लेना, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पे क्या आएगा, हेलोजेंस। यहाँ पे ग्रुप नंबर जो 16 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली। फिर बारी आती है हमारे इनर्ट गैसेस की। इनर्ट गैसेस कौन से होते हैं, ग्रुप नंबर 18 के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक के सारे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। अब यहां से आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। आगे देखते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती है जिनको हम पीरियड्स बोलते हैं। फिर आता है कि द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये चीज तो मैं आपको बता चुकी हूं कि हमारे ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उस एलिमेंट के अंदर उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जितना उसका ग्रुप नंबर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो 18th ग्रुप में प्रेजेंट है तो उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर वो ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट है तो उसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, ठीक है। अगर वो 17 में है तो उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर वो ग्रुप नंबर 2 में है तो उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर वो ग्रुप नंबर 1 के अंदर प्रेजेंट है तो उसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना कि जो ग्रुप नंबर जो 17 है यानी कि 13 से अगर 18 तक हमें बताना होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तो हम उसका लास्ट वाला पार्ट ही लेंगे। 16 में 6 इलेक्ट्रॉन, 18 में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 17 में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एलिमेंट्स ऑफ पीरियड हैव सेम नंबर ऑफ शेल्स। जितने भी एलिमेंट्स हमारे एक पीरियड के अंदर आते हैं उन सब के अंदर नंबर ऑफ शेल्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। जैसे अगर मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखाऊं, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे ग्रुप्स हैं, और ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। अब इसका क्या, हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फीचर क्या है कि इस पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के सभी एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगे, नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ेंगे। बट होता क्या है,
जब हम ग्रुप में नीचे की साइड पे जाते हैं तब हमारा शेल का नंबर सेम नहीं रहता है, शेल का नंबर बढ़ता है जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की साइड जाते हैं। अब कहोगे मैम इसमें तो बहुत कुछ याद करने वाला है, याद करने वाला नहीं है। आप इसका बेरिलियम का, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, स्ट्रोंशियम का जब आप लिख के देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उसको फिल करके देखेंगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं एक एक शेल हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। नेक्स्ट फीचर क्या है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। आगे देखते हैं। अभी ये सब तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें डिस्कस क्या करना है कि किसी भी पीरियड के अंदर, कोई भी पीरियड है हमारे पास, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कितने पीरियड्स प्रेजेंट होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। जो फर्स्ट पीरियड होता है उसके अंदर अगर आप नोट करें तो हमारे पास 2 ही एलिमेंट्स होते हैं। उससे नेक्स्ट वाले पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो पीरियोडिक टेबल एक बार फिर से देखते हैं हम। जो फर्स्ट पीरियड है उसके अंदर देखो 2 ही एलिमेंट्स है हमारे, ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो सेकंड पीरियड है उसके अंदर काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी कि सेकंड पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आपको ये पैटर्न कहीं देखा हुआ नहीं लग रहा? जब हम 2n² रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते थे तो हमारे फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं एक पीरियड के अंदर वो किस चीज को फॉलो कर रहे हैं, 2n² को फॉलो कर रहे हैं। तो के शेल के अंदर हमें पता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो फर्स्ट पीरियड के अंदर हमारे पास 2 ही एलिमेंट्स होते हैं। हमारे एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमारे सेकेंड पीरियड के अंदर भी 8 ही एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो हमारा थर्ड शेल है एम शेल, उसके अंदर 2n² से हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। बट फिर भी अगर आप नोट करेंगे हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर उसके थर्ड पीरियड के अंदर हमारे पास 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? फिर तो आप कहोगे कि मैम 2n² रूल फॉलो नहीं हो रहा। आपको ये बात पता है ना कि जो ऑक्टेट रूल होता है उसके आउटर मोस्ट में स्टेबिलिटी के लिए आउटर मोस्ट शेल के अंदर हमेशा 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इसी वजह से हमारे थर्ड पीरियड के अंदर भी कितने एलिमेंट्स होते हैं, 8 ही एलिमेंट्स होते हैं। तो ये है ना इतनी इंटरेस्टिंग बात, इस चीज को ध्यान रखना। यहां से क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है और मैक्सिमम बच्चे छोड़ के आएंगे क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, बट अब नहीं लगना चाहिए कंफ्यूजिंग। आगे देखते हैं। अब हम इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, यानी कि ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स का क्या मतलब है कि किस तरीके से एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर वैलेंसी चेंज हो रही है, किस तरीके से एटॉमिक साइज चेंज हो रहा है, किस तरीके से हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो रही है। कुछ नई टर्म्स भी इस चैप्टर के अंदर आने वाली हैं, घबराने की बात नहीं है। सभी चीजों को बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन करते हुए समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी होती है हमारी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि कोई भी एलिमेंट दूसरे कितने अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है। तो अगर हमें वैलेंसी देखनी है किस तरीके से एक पीरियड के अंदर या किसी ग्रुप के अंदर किस तरीके से हमारी वैलेंसी चेंज हो रही है, तो कैसे देखेंगे हम, देखो The valency of an element is determined by the number of valence electron। ये तो हमें पता है कि अगर हमें किसी एलिमेंट की हमें वैलेंसी निकालनी है तो अगर हमें उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता चल जाए तो हम बहुत इजीली उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जितना जो भी हमारा ग्रुप होता है उतने ही उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। पता चल गया ना हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। तो अगर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता चल गया तो वहीं से ही हम क्या निकाल सकते हैं, हमारी वैलेंसी भी निकाल सकते हैं। अब हम एग्जांपल देखेंगे डायरेक्टली। जो हमारा सोडियम, लिथियम और जो पोटेशियम है वो ग्रुप नंबर 1 के अंदर आता है, ठीक है, ग्रुप 1 में आता है। अगर वो ग्रुप 1 में आ रहा है यानी कि उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा इसके आउटर मोस्ट में। 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी मैम, बिल्कुल सही। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा ग्रुप नंबर 2 होगा, ग्रुप नंबर 2 के अंदर कौन कौन प्रेजेंट होते हैं, मैग्नीशियम,
बेरियम, स्ट्रोंशियम एटसेट्रा। अगर ये ग्रुप नंबर 2 के अंदर प्रेजेंट है तो इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बिल्कुल सही, 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो इनकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 ही तो होगी। ठीक है, ये चीजें तो आप क्लास 9th के अंदर पढ़ के आए हैं। फिर हम देखते हैं हमारा 17th ग्रुप, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ग्रुप नंबर 17, इसका मतलब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैम, बिल्कुल सही। अब अगर इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 से इसको क्या करना है? 8 करना है। क्यों करना है मैम? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी। बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, क्योंकि इसको 7 से 8 करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं हमारे ग्रुप नंबर 16 की, ग्रुप नंबर 16 के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? ग्रुप नंबर 16 के अंदर प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। ठीक है, तो इन सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 से इनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसी वजह से ग्रुप नंबर 16 के सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारे ग्रुप नंबर 15 की। ग्रुप नंबर 15 यानी कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 से 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? ऑक्टेट तो पूरा करना है ना, सबको पूरा करना है ऑक्टेट, तो कितने चाहिए? 3 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई। अब हम देखते हैं हमारे ग्रुप नंबर 14 को, जिसको हमने लास्ट चैप्टर के अंदर ही कवर किया है, कार्बन एनर्स कंपाउंड में। तो कार्बन हमारा मेन एलिमेंट है ग्रुप नंबर 14 का, फर्स्ट एलिमेंट है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? मैम टेट्रावैलेंट, अब तो याद हो गया, अब बार बार मत बताओ। तो ग्रुप नंबर 13 की भी बात कर लेते हैं, उसको क्यों छोड़े। ग्रुप नंबर 13 के अंदर प्रेजेंट होते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ग्रुप नंबर 13 है, ग्रुप 13 का मतलब हुआ आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहां पे इसको ऑक्टेट अगर पूरा करना है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? अब इसके आउटर मोस्ट में है 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसको अगर अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो या तो इसको अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना होगा, या फिर इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 5 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना तो बहुत टफ है, इसी वजह से इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। अब आपको मैंने पूरी पीरियोडिक टेबल की, जितना आपको पढ़ना है, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, इन दोनों ब्लॉक्स की वैलेंसीज बता दी हैं। इस चीज को आप एक टेबुलर फॉर्म के अंदर अपनी नोटबुक के अंदर नोट करके रखना। आगे मूव करते हैं। फिर आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड। यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो क्या है ये? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज किस तरीके से हमारा चेंज होता है इन अ पीरियड और इन अ ग्रुप। जैसे हमारा फर्स्ट ग्रुप कौन सा है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। जैसे जैसे हम ग्रुप के अंदर नीचे जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो एटम का साइज होता है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। अब क्यों करता है इंक्रीज, ये चीज क्लियर करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे हमारे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को ड्रॉ किया है, फिर हमने यहाँ पे लिखा है लिथियम को, लिथियम के बाद हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है सोडियम को, फिर हमने लिखा है हमारे पोटेशियम को। अब क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो फर्स्ट शेल के अंदर हमने कितना इलेक्ट्रॉन डाल दिया? 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। फिर हमारी बारी आती है लिथियम की। लिथियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक और शेल जो सेकंड शेल है उसका एल शेल, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे देखो कितने नंबर ना, यहाँ पे हम एक और कॉलम बनाते हैं नंबर ऑफ शेल्स का। जो हमारा फर्स्ट है हाइड्रोजन, उसके अंदर कितने शेल हैं? 1 ही शेल है। जो हमारा लिथियम है उसके अंदर कितने शेल्स है? 2 शेल्स है मैम। नेक्स्ट सोडियम की अगर बात करते हैं तो देखो कितने शेल्स है? 1 2 3 शेल्स है। उससे नेक्स्ट की बात करते हैं तो कितने शेल्स है? 1 2 3 4 शेल्स है मैम। ठीक है, अब आप नोट कर पा रहे हो कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की साइड मूव कर रहे हैं हमारे नंबर ऑफ शेल्स क्या कर रहे हैं? हमारे नंबर ऑफ शेल्स क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहा है तो आप देखो आपको एटम का साइज इंक्रीज होता हुआ नहीं दिख रहा। तो इसी वजह से जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे
साइज, जो एटॉमिक साइज है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब इस चीज को आपको ऐसे सिंपल नहीं लिख के आना कि भाई नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, नहीं, आपको साथ में रीजन देना है, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करता है। और उसके साथ साथ आप एक ऐसा डायग्राम भी बना देंगे तो टीचर तो खुश हो जाएगा, ठीक है, मार्क्स कटने के चांसेस बिल्कुल 0। तो ये जरूर ड्रॉ करके आना है आपको। अब हमने ये तो देख लिया कि एक ग्रुप के अंदर जब हम नीचे मूव करते हैं तो हमारा साइज इंक्रीज करता है। जब हम पीरियड के अलोंग मूव करेंगे, अलोंग द पीरियड मूव करेंगे, जब हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो क्या होगा एटॉमिक साइज का, तो देख लेते हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं किसी पीरियड के अंदर, तब हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि जैसे कि हमने फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ा कि जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तब हमारे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं होते। क्या इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी तो इंक्रीज हो रहे होंगे, क्योंकि एटम एज अ होल एक न्यूट्रल स्पीसीज है। अगर प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं हमारे, तो क्या इंक्रीज हो रहा है, हमारा न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है मैम, ये तो नई सी बात बता दी कुछ। तो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एटम के अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज है। जितना पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर होगा उतने ही वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास पुल करके रख पाएंगे। तो जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमारी नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ती नहीं है, बढ़ता क्या है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है यानी कि न्यूक्लियस की पुल, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की कैपेसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा पुल कर पा रहा है, इस केस में देखो यहां पे क्या होगा, ये सबसे ज्यादा पुल करेगा, हमारा सबसे जो राइट मोस्ट एटम है हमारा वो सबसे ज्यादा पुल कर पाएगा। जो सबसे ज्यादा पुल करेगा तो ये जो शेल है, लास्ट शेल, ये और ज्यादा क्लोज आ जाएगा। राइट, यहां पे देखते हैं, यहां से देखते हैं, चलो यहां पे अभी न्यूक्लियस की इतनी पावर नहीं है, पुल तो ये भी कर रहा है, बट जब नेक्स्ट वाले पे हम जाते हैं, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इसके अंदर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो अब ये इस वाले शेल को क्या करेगा, पुल करेगा। अब यहां पे इस न्यूक्लियस के अंदर इस वाले से ज्यादा पावर है, तो ये इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर से इसको अपनी साइड पुल करेगा, यानी कि ओवरऑल इसका साइज क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसका साइज क्या हो गया, रिड्यूस। नेक्स्ट वाले में अगर हम देखेंगे तो ये और ज्यादा पावर से पुल करेगा, तो ये थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा, यहां पे ये और ज्यादा छोटा होता जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड। क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। इस कैरेक्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर एस ब्लॉक वाली साइड पे क्या प्रेजेंट होते हैं, मेटल्स, और हमारे जो पी ब्लॉक वाली साइड है वहां पे क्या प्रेजेंट रहती है, नॉन मेटल्स प्रेजेंट रहती है। तो मेटेलिक कैरेक्टर एक पीरियड के अंदर किस तरीके से वेरी करता है देख लेते हैं हम। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड। जैसे जैसे हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक पीरियोडिक टेबल के अंदर मूव करते हैं तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। ऐसा क्यों होता है, अभी हमने क्या पढ़ा कि जो मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन को कैसे लूज करता है, अगर हमारा जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन गेन या लूज होने वाले, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन का लूज होगा वो आउटर मोस्ट शेल के अंदर से ही होगा। ठीक है, अगर हमारे आउटर मोस्ट जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अगर लूजली बाइंड है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली चले जाएंगे उसमें से। अगर न्यूक्लियस ने आउटर मोस्ट शेल को बहुत स्ट्रॉन्गली बाइंड करके रखा है अपने साथ, तो वो जाने ही नहीं देंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स को निकलने ही नहीं देगा। जैसे हमें पहले से पता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो हमारा एटॉमिक साइज होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज। जैसे ये फर्स्ट एटम हमारा, फिर ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम राइट साइड में मूव कर रहे हैं, हमारा क्या कर रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब इस केस में लास्ट वाले एटम में क्योंकि न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल का डिस्टेंस बहुत कम है, यानी कि न्यूक्लियस ने बहुत स्ट्रॉन्गली बाइंड करके रखा है आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो निकलने ही नहीं देगा इलेक्ट्रॉन्स को। अगर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे नहीं तो क्या होगा,
उसका मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि मेटल्स क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ऐसा क्यों होता है, देखो सबसे पहले देख लेते हैं। एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, साइज तो इंक्रीज करता है, अभी हमने देखा एटॉमिक रेडियस के केस में। देखो देख लेते हैं एक बार फिर से इमेज। यहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हमारा एटम का साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो देखो न्यूक्लियस और हमारे आउटरमोस्ट शेल के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज कर रहा है। अगर न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो न्यूक्लियस इतने पावर से हमारे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड पे पुल नहीं कर पाएगा। अगर वो इतना स्ट्रांगली उसको पुल नहीं कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली रिमूव हो जाएंगे। और मेटल्स क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव ही तो करती है अपने अंदर से, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है। इसी वजह से डाउन द ग्रुप हमारा मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ग्रुप 2 होता है जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है हमारा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इन चारों में से मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट हमारा कौन सा है, तो आप क्या बताओगे। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की साइड पे जाते हैं, क्योंकि हमारा एटम का साइज इंक्रीज करता है, इसी वजह से न्यूक्लियस इतना पावर से आउटरमोस्ट शेल को पुल नहीं कर पाता। इसी वजह से जो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट होगा यानी कि स्ट्रोंशियम, वो सबसे ज्यादा मेटेलिक होगा। तो सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका होगा, स्ट्रोंशियम का होगा। फिर किसका होगा, हमारे कैल्शियम का होगा। फिर किसका होगा, मैग्नीशियम का होगा। फिर किसकी बारी आएगी, बेरिलियम की बारी आएगी। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। ग्रुप 1 के अंदर भी पूछा जा सकता है, ग्रुप 2 के अंदर भी पूछा जा सकता है। आपको ध्यान क्या रखना है बस कि डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर increases and along the period metallic character decreases due to increase in nuclear charge। अब हम देख लेते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अगर मैं आपको कह रही हूं कि along the period हमारा मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, यानी कि क्या हुआ, हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा पी ब्लॉक के साइड पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। यहाँ पे हमारी सारी नॉन मेटल्स प्रेजेंट होती हैं और एस ब्लॉक के साइड पे हमारी सारी मेटल्स प्रेजेंट होती हैं। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हाउएवर इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डिक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि डाउन द ग्रुप तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है ना। अगर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेमी मेटल्स और मेटेलॉइड्स। वो क्या होते हैं, सेमी मेटल्स का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दोनों प्रेजेंट होती हैं। उसके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, कौन सी, मेटेलॉइड्स एंड सेमी मेटल्स। इनको हम बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं अभी बताती हूँ। इनके एग्जाम्पल सबसे पहले हम नोट करेंगे, पोलोनियम, टेलोरियम एंड एंटीमनी। एसबी क्या होता है, एंटीमनी। ध्यान रखना इस चीज को। अब हम आगे मूव करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इनको बॉर्डर लाइन एलिमेंट क्यों बोला है। तो मेटेलॉइड्स को बॉर्डर लाइन एलिमेंट इसलिए बोला जाता है, अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखेंगे, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक जिगजैग लाइन का फॉर्मेशन होता है। इसके आसपास के हमारे जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हमारे मेटेलॉइड्स, यानी कि सेमी मेटल्स, जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल की दोनों प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं। इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स बोलते हैं। अब हम आगे मूव करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ये टर्म तो आपको थोड़ी नई लग रही होगी, है भी नहीं, तो इसको हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे पहले होती क्या है ये समझाती हूं मैं आपको। जैसे हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं HCl का, ठीक है। अब HCl के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, हमारा कोवलेंट बॉन्ड होता है। चलो एक बार इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1। एंड क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों, क्योंकि क्लोरीन हेलोजन है, ग्रुप नंबर 17 में आता है। तो कितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स हुए, 7 इलेक्ट्रॉन्स हुए। उसको हम डॉट की फॉर्म में दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब सबसे पहले हाइड्रोजन का क्या पूरा करेंगे, डबलेट पूरा कर दिया। फिर हम क्लोरीन का क्या पूरा करेंगे, ऑक्टेट। 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक किससे शेयर कर लेगा, हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा। तो क्या हो गया, क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, हाइड्रोजन का डबलेट पूरा हो गया। तो इनके बीच में क्या हो रहा है, ये शेयरिंग हो रहा है। 1 पेयर का शेयरिंग है, इसी वजह से क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो HCl के बीच में कैसा बॉन्ड है,
कोवलेंट बॉन्ड है। अभी यहाँ पे देखो, आपने देखा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारा हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे क्लोरीन का। अब होता क्या है कि जो क्लोरीन है हमारा, जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, उनके पास एक पावर होती है कि वो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर सकते हैं। कहां से? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों हमारे क्या है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जो क्लोरीन है उसके पास एक ऐसी पावर है जिससे वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी साइड पे पुल करके रखेगा, गेन नहीं करेगा, क्या करेगा? पुल करके रखेगा बस। तो अब इन दोनों के बीच में, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, क्योंकि वन पेयर की शेयरिंग है, तो यहाँ पे क्या बना दिया हमने? एक सिंगल बॉन्ड बना दिया। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में ये जो बॉन्ड है, ये कैसा बॉन्ड है? हमारा कोवलेंट बॉन्ड है। अब जो हमारी नॉन मेटल्स होती है, जैसे कि हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके पास एक पावर होती है कि ये दूसरे का जो इलेक्ट्रॉन है जिससे ये शेयर कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी साइड पे पुल करके रख सकते हैं। ठीक है, तो रियल में जो हमारा HCl है वो इस तरीके से नहीं दिखता। ये क्या करता है? पार्शियलिटी करता है। क्यों? अपनी पावर का यूज कर रहा है। तो होता क्या है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्लोरीन थोड़ा सा अपनी साइड पे रख लेता है। इस तरीके का कुछ दिखता है ये। ठीक है, क्या किया इसने? अपने साइड पे मूव कर लिया इसको। तो ये जो क्लोरीन की पावर है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसकी साइड पे? खुद की साइड पे पुल करके रखता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको बताया कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो, उन्हीं के पास क्या प्रेजेंट होती है? हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली पावर प्रेजेंट होती है। जो मेटल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके पास कैसी टेंडेंसी होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली होती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है मैम? क्योंकि हमने देखा कि जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं एक पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड पे पुल करके रखेगा। तो इसी वजह से हमारा जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड पुल कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा चार्ज है, उसके न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा पावर है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है? इंक्रीज करता है। जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा क्या होता है? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर पावर क्या करती है? डिस्टेंस ज्यादा हो गया ना न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के अंदर, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो इसी वजह से न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड पे इतना ढंग से पुल नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से हमारी डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करती है, यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेटल्स क्या होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जो हमारी नॉन मेटल्स होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। इन सारे ट्रेंड्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप देखेंगे तो आपके सारे ट्रेंड्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो किस तरीके के ऑक्साइड्स बनाते हैं। अभी हमने क्या देखा कि हमारे एस ब्लॉक वाली साइड पे क्या प्रेजेंट होते हैं? सारे मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। ये चीज हम मेटल नॉन मेटल में पहले से पढ़ के आए हैं कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो इसी चीज से हमको क्लियर होता है कि जब हम मेटल से नॉन मेटल की साइड पे मूव करेंगे तो हमारा ऑक्साइड्स का जो कैरेक्टर है वो एसिडिक होता जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं, और जो हमारे मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। तो जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो हमारा एसिडिक ऑक्साइड्स का नेचर इंक्रीज करता है और बेसिक ऑक्साइड्स का नेचर क्या करता है? डिक्रीज करता है। और जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तब क्या होगा? तब हमारा बेसिक ऑक्साइड का नेचर इंक्रीज करेगा और एसिडिक ऑक्साइड का नेचर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं तो जब हम अलोंग द पीरियड मूव करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या होंगे? मेटल्स आएंगे। तो इनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्गली बेसिक इन नेचर होंगे। फिर हमारे पास आएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एम्फो मतलब जिनका 2 नेचर होते हैं, जो 2 मुंह होते हैं। ठीक है, जैसे कि एम्फीबियंस पानी पे भी रहता है और कहाँ रहता है? जमीन पे भी रहता है। तो
उसी तरीके से हमारे जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है ये भी क्या होते हैं, दोगुले नेचर के होते हैं, ठीक है, यानी कि एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं। फिर बारी आती है हमारे नॉन मेटल्स की। जैसे जैसे हम इस साइड पे मूव करेंगे हमारा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। ये दोनों कैसे होते हैं, हमारे एसिडिक होते हैं। फिर हमारा जो क्लोरीन का ऑक्साइड होता है ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक इन नेचर होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं यूनिक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारी अब तक की सबसे बेस्ट पीरियोडिक टेबल है जिसको हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कोई ड्रॉबैक्स नहीं है, उसके कुछ लिमिटेशंस नहीं है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हाइड्रोजन होता है उसकी पोजीशन में थोड़ी गड़बड़ है। अगर आप नोट करेंगे कि जो हाइड्रोजन है उसको ग्रुप 1 के अंदर मिला के नहीं लिखा हुआ, उसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिखा हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं हो पाई है अभी तक। हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है वो ग्रुप 1 के साथ भी सिमिलर है और जो हमारे हेलोजन्स है उसके साथ भी कुछ हद तक मिलती है। इसी वजह से हम आज तक हाइड्रोजन की एक एग्जैक्ट पोजीशन लोकेट नहीं कर पाए हैं हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब दूसरा अगर मैं बात करूं आपको, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम बिल्कुल नीचे लिखते हैं, उन एलिमेंट्स को अलग करके क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज भी मैच नहीं हो रही थी। इसी वजह से क्या किया गया, अलग से एक ब्लॉक बना दिया गया, उन एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक के अंदर डाल दिया गया। तो ये दो मेजर ड्रॉबैक्स है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। अब हम पढ़ेंगे अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आने से पहले कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्राई किया था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का और हमारी एलिमेंट्स की स्टडी को इजी करने का। तो सबसे पहले आए थे डॉबेनियर, फिर आए थे हमारे न्यूलैंड, फिर थे मेंडलीव। इन तीनों में और हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर मेन डिफरेंस ये था कि ये तीनों के तीनों टेबल्स इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करती है। इनका ये मानना था कि जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर। बट क्योंकि ये तीनों की तीनों टेबल्स अनसक्सेसफुल हो गई थी, इसी वजह से जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके क्या बताया कि भाई एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर नहीं, वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो अभी हम देखेंगे डॉबेनियर ने क्या बताया। डॉबेनियर हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था इनटू ट्राइड्स। ट्राइड्स मतलब उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स को एक ग्रुप के अंदर रखा। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, डॉबेनियर ट्राइड्स बोला जाता है। इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने रूल दिया था, जो इन्होंने लॉ दिया था, वो क्या कहता है कि व्हेन द थ्री एलिमेंट्स इन अ ट्राइड वर रिटन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, atomic, increasing atomic mass, the atomic mass of the middle element is average of first and the third element। जैसे कि हम देख सकते हैं ये हमारे ट्राइड थे, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम को एक ग्रुप में रखा गया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम को एक ग्रुप में रखा गया एंड क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन को एक ग्रुप के अंदर रखा गया। यानी कि अगर हम लिथियम और सोडियम के मास का एवरेज लेंगे तो वो हमारे डॉबेनियर ट्राइड के लॉ के अकॉर्डिंग किस वाले एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, सोडियम के, यानी कि मिडिल एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि जो लिथियम का मास होता है वो 7 होता है और जो हमारा पोटेशियम है उसका मास कितना होता है, 39 होता है। अगर हम इन दोनों का एवरेज करते हैं तो हमारा मास आता है 23, वही हमारा सोडियम का मास होता है। तो ये लो यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई हो रहा था। अगर हम हमारे सेकेंड ट्राइड की बात करते हैं, यानी कि सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं, तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम के केस में क्या होना चाहिए, देखो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम। कैल्शियम का मास हमारा होता है 40 और बैरियम का मास कितना होता है हमारा, 137 होता है। और हमारा जो स्ट्रोंशियम होता है उसका मास होता है 87। अब अकॉर्डिंग टू ट्राइड लॉ होना क्या चाहिए, अगर हम कैल्शियम का मास और हम हमारे बैरियम के मास का एवरेज ले ले तो किसके इक्वल आना चाहिए, 87 के इक्वल आना चाहिए। तो देखते हैं 40 प्लस 137 का जब हम एवरेज लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 88.5, जो कि बहुत ज्यादा क्लोज है हमारे 87 के।
तो इस तरीके से हमारा डॉबेनियर लॉ एप्लीकेबल हो रहा था। अब हम देखेंगे हमारे डॉबेनियर ट्रायड की लिमिटेशन। ऐसा क्या हुआ कि डॉबेनियर ट्रायड फेल हो गया? तो सबसे पहला पॉइंट जो लिमिटेशन है हमारा वो क्या है कि ही आइडेंटिफाइड ओनली 3 ट्रायड्स। वहां उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रायड्स को ही वो आइडेंटिफाई कर पाए थे। बाकी जो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उन सबको वो ट्रायड के अंदर नहीं डाल पाए थे। यहीं से हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि जो लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे उनको ट्रायड्स के अंदर नहीं डाल पाए थे। थर्ड लिमिटेशन क्या कहती है? इट वाज पॉसिबल दैट क्वाइट डिसिमिलर एलिमेंट्स कुड बी ग्रुप्ड इनटू दैट पर्टिकुलर ट्रायड। अगर हम धक्के से उसको ग्रुप के अंदर डालने की कोशिश करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि जो डिसिमिलर एलिमेंट्स है जिनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं होती, अगर हम सिर्फ और सिर्फ लॉ को देखें डॉबेनियर ट्रायड के कि फर्स्ट एलिमेंट थर्ड एलिमेंट एवरेज करें बीच का एलिमेंट आ जाए, तो ऐसे अगर हम करते जाए तो ऐसा हो सकता है कि जो तीनों एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज ही मैच ना करें। तो फायदा क्या होगा उनको क्लासिफाई करने का? क्लासिफिकेशन का मेन फायदा तो तभी है ना जब तीनों के तीनों एलिमेंट्स जो उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है वो कैसे हो? सिमिलर इन प्रॉपर्टीज हो। अगर धक्के से उसके ऊपर रूल लगा के उसको एक ग्रुप के अंदर अगर हम डाल देंगे तो इससे तो हमें कुछ फायदा ही नहीं होगा, उसकी प्रॉपर्टीज ही मैच नहीं हो रही होंगी। तो अभी हम आगे मूव करते हैं हमारे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के ऊपर। जो न्यूलैंड थे उन्हें म्यूजिक बहुत पसंद था, तो आपने म्यूजिक के अंदर नोट्स सुनी होंगी। कौन कौन सी नोट्स होती है? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। फिर से सुनो, देखो पहले सा आ रहा है, फिर से लास्ट में फिर से दोबारा सा रिपीट हो रहा है। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। उन्होंने यहीं से ही क्या सोचा कि अगर एलिमेंट्स में भी ऐसा रिपीटेशन हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाएंगी। तो न्यूलैंड ने म्यूजिकल नोट्स का सहारा लेके दिया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसको ऑक्टेव क्यों कहा गया? क्योंकि जो हमारे म्यूजिकल नोट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे फीचर्स ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? न्यूलैंड अरेंज द नॉन एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को छोड़ के जितनी भी टेबल्स आई वो सब किसके ऊपर डिपेंडेंट थी? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस के ऊपर उनको अरेंज किया गया था। एंड फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। क्योंकि जो म्यूजिकल नोट है उसमें सा जो फर्स्ट है, फर्स्ट नोट, और जो 8th नोट है हमारा सा फिर से जो रिपीट हो रहा है, दोनों क्या है? सिमिलर। इसी तरीके से उन्होंने एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया कि फर्स्ट एलिमेंट और जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं? मैच हो रही हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? ही कंपेयर्ड इट टू द ऑक्टेव फाउंड इन द म्यूजिकल नोट्स। म्यूजिकल नोट्स के अंदर जो ऑक्टेव होता है उसी से ही उन्होंने अपने एलिमेंट्स को क्या किया? कंपेयर किया और क्या दिया? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम वर फाउंड टू बी सेम एज सोडियम। अब मैं आपको दिखाती हूं कि न्यूलैंड का जो टेबल था वो कैसा दिखता है। ये देखिए, जो न्यूलैंड ने जो टेबल बनाया था वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ये हमारे ऊपर क्या लिखे हैं? म्यूजिकल नोट्स, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, एंड फिर से क्या रिपीट होता है? सा रिपीट होता है। ठीक है, तो ये जो नीचे लिखा है ना, डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी, ये जो लिखा है ये वेस्टर्न म्यूजिकल नोट लिखा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है जहां पे क्या आ रहा है? सा, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट है ये, और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? सिमिलर होनी चाहिए। यही तो बोलता है हमारा लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8th एलिमेंट हमारा क्या होगा? जस्ट फर्स्ट वाले के नीचे आएगा। कहीं से भी आप स्टार्ट करोगे, हम आपका फर्स्ट एलिमेंट उसको मान के, तो उसके जस्ट बाद जो 8th एलिमेंट होगा वो उसी के नीचे लिखा गया है। जैसे अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, देखो फर्स्ट एलिमेंट, इसको मान लिया हमने फर्स्ट एलिमेंट, तो अब देखते हैं कि यहां से 8th एलिमेंट कौन सा होने वाला है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th एंड 8th एलिमेंट आया। ठीक है, यानी कि सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट को कहां लिखा गया? एक के नीचे एक लगा के लिखा गया, यानी कि ग्रुप बनाए गए। अब अगर आप इस न्यूलैंड की टेबल के अंदर नोट करेंगे कि एक ग्रुप के अंदर देखो एक स्लॉट में उसने दो एलिमेंट्स को डाला हुआ है, कोबाल्ट एंड निकल। ठीक है, ये तो अच्छी बात नहीं है। क्या होना चाहिए था? रूल के अकॉर्डिंग एक ही एलिमेंट आना चाहिए था। यहाँ पे भी देखो 2 एलिमेंट्स रखे हुए हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो यहीं से ही आती है हमारी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की लिमिटेशंस। तो देख लेते हैं फटाफट से न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की लिमिटेशंस।
अब इस चैप्टर के अंदर हमारे जो डॉबिनियर, न्यूलैंड और जो मेंडलीव है उसके अंदर आपको मैक्सिमम क्या पूछा जा सकता है, पहले तो पूछ लेंगे कि फीचर्स बताइए, फिर पूछा जाएगा कि उसके लिमिटेशंस बताइए। तो आपको लिमिटेशंस भी सारी याद होने चाहिए और क्या याद होना चाहिए, उसकी फीचर्स भी याद होने चाहिए। अब इस केस में आपको करना क्या है, आपको लिमिटेशंस कहाँ थी, ठीक है, वो एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। अगर आप नॉर्मली ऐसे लिख देंगे, भाई उसने तो एक स्लॉट के अंदर 2 एलिमेंट्स लिख दिए, अगर आप इसके साथ ये भी बताएंगे कि कौन से 2 एलिमेंट्स को एक स्लॉट में डाला था, तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जांपल्स जरूर देने हैं, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट लिमिटेशन क्या कहता है, इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू द कैल्शियम। ऐसा देखा गया कि जो हमारा लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, उसके बाद जो एवरी 8th एलिमेंट हमारा आ रहा था उसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही थी। तो जो बेसिक लॉ था ऑक्टेव का वही ब्रेक हो गया, तो फेल तो होनी ही थी ये टेबल। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। जब ये टेबल बनाई गई थी उस टाइम पे तो नोबल गैसेस नहीं थी, बट जैसे ही नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई, इस न्यूलैंड की टेबल के अंदर नोबल गैसेस को डालने की कोशिश की गई, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा था, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही थी, तो ये इसका सेकंड फेलियर था। फिर बारी आती है हमारे थर्ड पॉइंट की, इट वॉज अज्यूम्ड बाय न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन द नेचर। उन्होंने कहा कि भाई ये श्योर है कि टोटल नेचर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट्स है, उससे ज्यादा डिस्कवर नहीं होने वाले। तो ये तो बिल्कुल एक सॉलिड लाइन उन्होंने ड्रॉ कर दी कि भाई 56 से ज्यादा तो एलिमेंट आएंगे ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, एक्सेप्शंस की दुनिया है, एक्सेप्शंस तो चलते रहते हैं। तो ये इनका एक मेजर ड्रॉबैक था। नेक्स्ट देखते हैं, In order to fit elements into his table, Newland adjusted 2 elements. 2 एलिमेंट्स को कहां किया उन्होंने, एक स्लॉट के अंदर डाल दिया। जैसे कि कोबाल्ट और निकल को एक स्लॉट के अंदर डाला हुआ था, देखेंगे जैसे अभी हम देखो कोबाल्ट एंड निकल कहां पे है, सेम स्लॉट के अंदर है। और उससे भी बुरी बात पता है क्या है, उन्होंने देखो यहां पे कैसे एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है हमारे हेलोजेंस हैं। अभी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ के आए हैं, आपको पता समझ में आ रहा होगा कि देखो इनकी प्रॉपर्टी तो सेम होनी चाहिए क्योंकि ये क्या है, सेम ग्रुप के अंदर आते हैं। अब कोबाल्ट और निकल तो मेटल्स हैं हमारी, और जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो मेटल्स को नॉन मेटल्स के साथ रख दिया गया, ये तो बिल्कुल भी प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही। तो फायदा ही क्या हुआ फिर पीरियोडिक टेबल बनाने का, जब प्रॉपर्टी ही मैच नहीं हो रही। आगे देखते हैं, देखो कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लॉट एंड दीज आर प्लेस्ड विद द कॉलम फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, जो कि क्या है, नॉन मेटल्स है। और हमारा कोबाल्ट और निकल क्या होता है, मेटल्स होता है। तो यहां से ये इन्होंने गलती कर दी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि आयरन विच इज रिजेंबल विद द कोबाल्ट एंड निकल इन प्रॉपर्टीज, क्योंकि जो आयरन है वो भी मेटल है और कोबाल्ट और निकल भी क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। इन दोनों को क्या किया, दूर दूर रख दिया। ये देखो फिर से हम देखेंगे टेबल के अंदर एक बार, कहाँ है हमारा आयरन, देखो ये रहा हमारा आयरन, कहाँ रख दिया बताओ, इतनी दूर। और ये हमारे कोबाल्ट और निकल को इतनी दूर रख दिया, फर्स्ट ग्रुप के अंदर, उसको लास्ट ग्रुप के अंदर रख दिया है, ठीक है। तो ये क्या कर दिया इन्होंने, सिमिलर पेयर ऑफ एलिमेंट्स को दूर दूर रख दिया। तो ये सारी थी हमारी ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब हम पढ़ेंगे हमारी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव जी ने बहुत अच्छा काम किया था, उन्होंने 63 एलिमेंट्स को अपनी टेबल के अंदर अरेंज करके दिखाया था। मेंडलीव ने दिया था अपना मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। जिस तरीके से हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ा है उसी तरीके से एक मेंडलीव पीरियोडिक लॉ होता है। दोनों ही लॉज काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो दोनों की एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको याद करनी है। जो लॉज होते हैं उनकी डेफिनेशन कभी चेंज नहीं करते, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है। The physical and the chemical properties of element are periodic function of their atomic masses। यानी कि मेंडलीव ने क्या कहा कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है एटॉमिक मास के ऊपर। इसी वजह से मेंडलीव ने अपनी टेबल के अंदर एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। अब हम देखेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के फीचर्स। तो इस तरीके की हमारी कुछ दिखती है मेंडलीव टेबल, देख लीजिए आप। मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को 6 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था। ये देखिए फर्स्ट फीचर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 8 वर्टिकल कॉलम्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। एंड ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स। एक ग्रुप को 2 सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया था। अभी देखेंगे हम कैसे। देखो ये क्या है हमारा ग्रुप 1,
ठीक है, ए 1 से लेके कितने ग्रुप है हमारे, 8 ग्रुप है इसके अंदर। जो फर्स्ट ग्रुप है, हर एक ग्रुप को 2 सब ग्रुप के अंदर ए एंड बी के अंदर डिवाइड किया गया, देखो सही है। नेक्स्ट फीचर क्या था इनका, इन्होंने 6 हॉरिजॉन्टल रोज यानी कि पीरियड्स के अंदर एलिमेंट को डिवाइड किया। हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने पीरियड होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, बट मेंडलीव ने कितने पीरियड्स के अंदर टेबल को डिवाइड किया था, 6 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया था। नेक्स्ट फीचर देखते हैं इसका क्या है, इन एवरी पीरियड एलिमेंट आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूं कि मेंडलीव के अकॉर्डिंग जो टेबल थी, उन्होंने क्या कहा था कि हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है, उनके एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट फीचर क्या था, he predicted the atomic mass and property of several elements that were not known at that time। मेंडलीव की जो टेबल थी उसमें जो बेस्ट फीचर था वो क्या था, मेंडलीव ने बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बता दी, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस बता दिए जो अभी तक मेंडलीव के टाइम तक डिस्कवर ही नहीं हुए थे। तो ये उसका बेस्ट फीचर था। नेक्स्ट फीचर क्या था हमारी मेंडलीव टेबल का, उन्होंने कुछ गैप्स छोड़े थे अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर। उन्होंने कहा कि अभी तो ये एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए हैं, बट फ्यूचर में जब भी वो एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तो उनका जो प्लेस है वो यही होगा इस टेबल के अंदर। उन्होंने उन एलिमेंट्स की एटॉमिक मासेस और प्रॉपर्टीज तक बता दी थी। वो जो 3 एलिमेंट्स थे वो कौन कौन से थे, ए का बोरोन, ए का एल्यूमिनियम एंड ए का सिलिकॉन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम मेंडलीव ने ए का वर्ड क्यों लगाया, ए का तो एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है एक। तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। जो मेंडलीव थे उनके साथ उनके एक बहुत अच्छे फ्रेंड रहते थे जो कि संस्कृत से पीएचडी कर रहे थे। तो उनके फ्रेंड ने मेंडलीव को सजेशन दिया कि आप जो एलिमेंट्स का नाम है उसके प्रीफिक्स में क्या लगाइए, ए का मतलब एक, यानी कि उसके एक बाद वाला जो एलिमेंट होगा वो कौन सा होने वाला है, जो डिस्कवर होगा। तो ए का बोरोन क्या होता है हमारा, स्कैंडियम होता है। ए का एल्यूमिनियम क्या होता है, गैलियम होता है। और ए का सिलिकॉन क्या होता है, जर्मेनियम होता है। ये तीनों क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके 1-1 मार्क के। तो आपको ये तीनों पता होने चाहिए कि ए का एल्यूमिनियम क्या है, ए का बोरोन क्या है और ए का सिलिकॉन क्या होता है। अब आप इस टेबल को ध्यान से देखिए। मेंडलीव ने जो ए का एल्यूमिनियम के बारे में बताया था वो क्या है, एटॉमिक मास कितना था, 68। और जो उसका फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड था वो क्या था, E2O3। फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड क्या था, ECl3। अब जब ये एलिमेंट डिस्कवर हो गया, इसका क्या नाम रखा गया, गैलियम रखा गया। तो जो गैलियम था उसकी प्रॉपर्टी देखो कितनी ज्यादा मैच हो रही है। इन्होंने बताया था 68, जब हमें वो एलिमेंट डिस्कवर होके मिला तो उसका जो मास था वो कितना मिला, 69.7 मिला, काफी हद तक पास है। फिर जो प्रॉपर्टी थी हमारी ऑक्साइड्स की और क्लोराइड्स की वो भी बिल्कुल सेम थी। देखो सेम टाइप के क्लोराइड्स और ऑक्साइड बन रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से काफी हद तक मेंडलीव ने जो प्रॉपर्टीज बताई थी और जब रियल में एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो दोनों की प्रॉपर्टीज काफी हद तक सेम थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फीचर हमारा, when the noble gases like helium, neon, argon, krypton are discovered, they could be placed in the new group without disturbing the existing order। यानी कि जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई बाद में, जब पीरियोडिक टेबल ये वाली आ चुकी थी मेंडलीव की, तो बाद में जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो हमने बहुत इजीली नोबल गैसेस को अरेंज कर दिया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुई। ये भी हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का एक फीचर है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस क्या थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। इतने सारे अच्छा काम किया उन्होंने, इतने सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, बट कुछ ना कुछ जो खामियां थी वो बच गई थी। वो क्या थी अभी हम देखते हैं। फर्स्ट क्या था, एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स थे काफी सारे। एनोमलस पेयर्स कैसे थे, देखो अभी हम जो मेन टेबल है वो निकालते हैं मेंडलीव की। ये जो टेबल है इसको ध्यान से देखना। मेंडलीव ने अपना क्या दिया था, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ दिया था। उसके अकॉर्डिंग जो हमारे एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया था वो थे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। बट टेबल को जब आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ केसेस में जो हायर एटॉमिक मास वाला एलिमेंट था उसको पहले रखा हुआ है और जिसका मास थोड़ा सा कम था उसको बाद में रखा हुआ है। होना क्या चाहिए, पहले लोअर एटॉमिक मास देन हायर एटॉमिक मास। जैसे इस पेयर के अंदर अगर हम देखें तो 29 जो मास नंबर है उसको पहले रखा गया है, किससे, 28 एटॉमिक मास से। तो ये तो जो उसका लो था उसी को ही क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट पेयर हमारा क्या है, देखो 50.94 जो हमारा पेयर था उसका मास क्या है, ज्यादा है क्रोमियम से, इसका कितना है 50.20। पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग हमें वेनेडियम को क्रोमियम के बाद लिखना चाहिए, बट हो क्या रहा था यहाँ पे, रूल ब्रेक हो रहा है। ऐसा उन्होंने क्यों किया, उन्होंने इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया कि एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम हो, चाहे मास नंबर एक आध में अगर आगे पीछे हो रहा है तो उन्होंने उस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बट फेल क्यों हुआ, क्योंकि उनका लॉ ही ब्रेक हो रहा था। नेक्स्ट पेयर जैसे कि कोबाल्ट एंड निकल, देखो 58.93 जो कि मास ज्यादा है किससे, 58.71 से, उसको पहले लिखा गया, और जिसका मास कम है उसको बाद में लिखा गया। तो यहाँ ये हमारे कुछ अनोमलस पेयर्स थे जहां पे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ब्रेक हो रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, एनोमलस पेयर हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा ग्रुपिंग ऑफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स। उन्होंने क्या किया कि कुछ एलिमेंट्स थे जिनका जो केमिकल प्रॉपर्टी था वो बिल्कुल भी मैच नहीं होता था, उनको सेम ग्रुप में रख दिया। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कॉपर, Ag एंड Au, ये तीनों ही मेटल काफी सिमिलर सी हैं, राइट। इनके तीनों की प्रॉपर्टीज कैसी होती है, कॉइनेज मेटल्स इनको बोलते हैं, एक्सपेंसिव मेटल्स बोलते हैं इनको देखो किसके साथ रखा, पोटाशियम के साथ रखा, रुबीडियम, सीजियम, ये काफी रिएक्टिव मेटल्स है, तो इन दोनों का तो कोई सिमिलरिटी है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टीज की एलिमेंट को ग्रुप करके एक ही ग्रुप के अंदर लिख दिया। तो जो नेक्स्ट लिमिटेशन थी हमारी वो क्या थी, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। जैसे ही आइसोटोप्स की डिस्कवरी स्टार्ट हुई वैसे ही हमारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई। तो ऐसा क्यों हो रहा था, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि जो आइसोटोप्स होते हैं वो क्या होते हैं। आइसोटोप्स का मतलब होता है जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो कार्बन है उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ये क्या लिखा है मैंने, मास नंबर लिखा है, यानी कि हमारे पास 3 फॉर्म्स में कार्बन प्रेजेंट है, एक का मास 12, एक का 13 और एक का क्या होता है 14 मास होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल के अंदर, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें कार्बन को लगाने के लिए, कार्बन के लिए 3 पोजीशंस चाहिए, 3 अलग अलग पोजीशंस चाहिए। एक पोजीशन मिलेगी कार्बन 12 को, एक कार्बन 13 को, एक कार्बन 14 को मिलेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कैसे अरेंज्ड है, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो इसी वजह से हमारी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या हो गई, फेल हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेपरेशन ऑफ केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स को क्या कर दिया, दूर दूर रख दिया। जो सिमिलर एलिमेंट्स उनको तो दूर दूर रख दिया, और जो सिमिलर एलिमेंट्स नहीं थे, जो जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी, उनको क्या कर दिया, पास पास रख दिया। उसका तो हम एग्जांपल देख चुके हैं, जैसे कि हमारे जो कॉपर, Ag और Au थे उनको किसके साथ रख दिया, रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि पोटाशियम, उनके साथ रख दिया। और क्या किया उन्होंने केमिकली सेम एलिमेंट्स को दूर दूर रख दिया। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो प्लेटिनम है वो क्या है, ज्वेलरी बनाने के लिए यूज होता है, काफी स्टेबल मेटल होता है उसको, और जो हमारा गोल्ड है उसको क्या रख दिया, दोनों की प्रॉपर्टी काफी मैच करती हैं, दोनों ही ज्वेलरी बनाने के लिए यूज होते हैं, दोनों को इतना दूर दूर रख दिया। ठीक है, तो ये था हमारे लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब ये वाला प्रॉब्लम तो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी सॉल्व नहीं कर पाया है, तो ये जो लिमिटेशन थी हाइड्रोजन वाली, ये हमारी मेंडलीव के टेबल में भी थी। Hydrogen was not given a fixed position because it was considered in the group 1A as well as in the group 7A। यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टी थी, जब केमिकल रिएक्शंस कराई गई तो उन्होंने क्या देखा कि जो हाइड्रोजन था उसकी प्रॉपर्टी हमारे ग्रुप 1 के अंदर भी मैच कर रही है और हमारे ग्रुप नंबर जो हैलोजेंस जहां पे प्रेजेंट है उसके साथ भी मैच हो रही हैं। तो ये सब थी हमारी लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो अब हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं PYQs, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जो इतने सारे रूल्स हमने पढ़े हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, ट्रेंड्स पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, उनको अप्लाई कैसे करेंगे एग्जाम के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या है इसके अंदर, द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट्स A, B एंड C इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज एज फॉलो। यानी कि ये आपको एक टेबल दे दी गई है, इसके अंदर आपको A, B और C एलिमेंट्स बता दिए गए कि वो कौन सी पोजीशन के अंदर प्रेजेंट है, कौन सी पोजीशन में है। तो पूछा क्या गया है हमसे, राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन द एलिमेंट A एंड B। A और B एलिमेंट जो प्रेजेंट है उनके बीच में
फॉर्मूला क्या होगा, उनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, केमिकल फॉर्मूला होगा, वो क्या होने वाला है। तो जो हमारा ए है उसकी पोजीशन देखो कहाँ है, वो ए हमारा प्रेजेंट है ग्रुप नंबर 17 में, बी हमारा प्रेजेंट है ग्रुप नंबर 1 के अंदर। अब जब हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, वो क्रॉस वैलेंसी वाला फॉर्मूला यूज किया होगा आपने क्लास 9th के अंदर। तो उसी तरीके से हम इसका केमिकल फॉर्मूला निकालने वाले हैं। किसके बीच में, बी और ए के बीच में। यहाँ पे लिख लो बी, यहाँ पे लिख लो ए। अब बी की वैलेंसी हम यहाँ पे लिखेंगे और ए की वैलेंसी लिखेंगे और उन दोनों को क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, सिंपल। बी देखो कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, तो अगर वो ग्रुप 1 के अंदर आ रहा है तो उसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, एक ही होगी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 1 लिख देंगे। अब जो हमारा ए है एलिमेंट, वो कहाँ पे, 17th ग्रुप के अंदर है। 17th ग्रुप के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी कि मैम उसके अंदर तो आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंसी कितनी होगी मैम, 1 ही होगी। बिल्कुल सही, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो। तो यहाँ पे भी इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ए के नीचे भी जो सब स्क्रिप्ट में हम लिखने वाले वो क्या लिखने वाले हैं, 1, और बी के नीचे भी क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो क्या बन गया हमारा केमिकल फॉर्मूला, ए बी। बहुत सिंपल है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है बिटवीन बी एंड सी। बी कहाँ पे है, फर्स्ट में, सी कहाँ पे हमारा 16th में। तो बी लिख लो यहाँ पे लिख लो सी। बी क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट है तो वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। सी जो एलिमेंट है हमारा वो प्रेजेंट है 16th ग्रुप में। अब सी को कार्बन मत समझ लेना, ये XYZ की फॉर्म में आपको एलिमेंट लिखा हुआ दे रखा है, कोई एग्जैक्ट सिंबल नहीं गिवन, ठीक है। तो अगर सी 16th ग्रुप के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 6 से 8 करने में 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो कितनी वैलेंसी हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2। अब क्या करेंगे, सिंपली इसके बीच में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो बी के तो सबस्क्रिप्ट में हम क्या लिखेंगे, 2, और सी के सबस्क्रिप्ट में 1 लिखेंगे, जिसको मेंशन करना नेसेसरी नहीं है। तो क्या बन गया हमारा, B2C। ये हमारा केमिकल फॉर्मूला बन गया, सिंपल था बहुत। अब बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में क्या पूछा गया है कि इज एनी ऑफ द 3 एलिमेंट अ मेटल, गिव रीजन एंड जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि ये जो 3 एलिमेंट आपको पोजीशन जिनकी बता रखी है, क्या इन तीनों एलिमेंट्स में से कोई एक ऐसी एलिमेंट है जिसको हम मेटल बोल सकते हैं। अब हम ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ चुके हैं कि जो इस साइड पे हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, और जो एस ब्लॉक के साइड पे यानी कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो सिंपली हमें ये पता लग रहा है कि जो एलिमेंट बी है वही हमारा क्या होगा, मेटल होगा। अगर अब आपको इसका रीजन जस्टिफाई करना है तो आप क्या करेंगे कि ग्रुप 1 के अंदर, क्योंकि ये एलिमेंट आ रहा है, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा, और वो एक इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली वो लूज कर सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो ये रीजन आप दे सकते हो आप इस क्वेश्चन के आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The position of certain element in the modern periodic table was shown। इस तरीके की आपको टेबल दे दी गई है और सारे एलिमेंट आपको शो कर दिए गए कि कौन से वाले ग्रुप के अंदर वो एलिमेंट प्रेजेंट है। यूजिंग द अबव टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस को आपको जवाब देने हैं, बस आपको पोजीशन बता दी गई है एलिमेंट्स की। तो पोजीशन से हम क्या निकाल सकते हैं, हम उसकी प्रॉपर्टी बता सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा हुआ है, विच एलिमेंट विल फॉर्म ओनली कोवलेंट बॉन्ड। इन सारे एलिमेंट्स में जिनकी पोजीशन आपको बताई है, कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो हमेशा ओनली क्या बनाने वाला है, कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाला है। तो हमें पता है कौन बनाता है, कार्बन बनाता है। कार्बन कौन से ग्रुप में आता है, 14th ग्रुप में आता है। तो हम देखेंगे कि 14th ग्रुप में कौन सा वाला एलिमेंट प्रेजेंट है। देखो 14th ग्रुप में हमें ई दे रखा है, तो चुपचाप इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, ई होता है भाई, जो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्यों, क्योंकि अगर वो 14th ग्रुप में प्रेजेंट है तो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, सिंपल सी बात है, कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विच एलिमेंट इज अ नॉन मेटल विद वैलेंसी 2। नॉन मेटल तो हमें बतानी है, बट हमें ये भी बताना है कि उसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए। तो क्या करेंगे भाई, देखो हमें पता है कि जो हमारे इस साइड पे एलिमेंट्स आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। 18th ग्रुप के अंदर देखो, ये तो इसकी वैलेंसी तो 2 हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनर्ट गैसेस होते हैं। 17th के अंदर कुछ लिखा नहीं हुआ है,
टेबल के अंदर। अभी जो 16th ग्रुप है हमारा उसमें मेंशन कर रखा है बी। 16th यानी कि आउटर मोस्ट में 6 से 8 करने के लिए कितने चाहिए 2, यानी कि वैलेंसी कितनी हो गई 2 हो गई। तो हमारा बी का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा एलिमेंट है जो नॉन मेटल है और उसकी वैलेंसी कितनी है 2 है, क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, विच एलिमेंट इज अ मेटल विद वैलेंसी 2, ऐसा कौन सा मेटल है जिसकी वैलेंसी 2 होगी, जो ग्रुप 2 में आएगा। बिल्कुल सही, तो ग्रुप 2 में क्या आ रहा है हमारा डी आ रहा है, तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, आउट ऑफ H, C एंड F विच हैज लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, इन तीनों एलिमेंट्स में से किसका एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा होगा। तो देखेंगे H, C एंड F कहां पे है, ग्रुप नंबर 18 के अंदर दिया हुआ है। हमें पता है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। तो सबसे बड़ा हमारा एलिमेंट कौन सा हो जाएगा F, फिर C एंड देन कौन सा हो जाएगा H। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे F सबसे बड़ा, फिर C और फिर क्या हो जाएगा H। अब इसके अंदर ना मुझे पता क्या लग रहा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि फ्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऐसा नहीं है, ये एक रिप्रेजेंटेशन आपको गिवन है, ये एलिमेंट्स नहीं बता रखे हैं। तो जो हमारा एटॉमिक साइज होगा वो क्या होगा F, C एंड H। सबसे बड़ा कौन सा होगा F होगा, फिर C होगा, फिर क्या होगा H होगा। तो आई होप आपको एप्लीकेशन पार्ट भी समझ में आया होगा सारे कॉन्सेप्ट्स का, और सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।